गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो आज का विषय है वो सभी के लिए एक नया विषय होता है कि बहुत सारे लोगों को वेद क्या होता है, वेद यंत्र क्या होते हैं, वेदशालाएं क्या होती है, मैक्सिमम लोग इससे अनभिज्ञ होते हैं। तो इस कारण से सबसे पहले वेद तथा काल, जब काल के बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे। सबसे पहले वेद क्या है, वेदशाला क्या है, वेद यंत्र क्या है, इनके बारे में मैं थोड़ी चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा, जिससे इनका जो महत्व है उसके बारे में आप सभी को पता चले। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मेरा पॉइंट है कि वेद वेद के बारे में हम देखते हैं कि सृष्टि के उत्पत्ति काल से ही जो मानव की जिज्ञासा रही है, हम देखते हैं अभी भी छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं तो जो चीजें उनको पता नहीं होती है उनके बारे में उनको हमेशा से ऐसा लगता है कि उनको उसके बारे में पता चले, वो एक्सपेरिमेंट हमेशा करते रहते हैं। तो जैसे खगोलीय पिंड जो भी थे या अभी भी है, तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब मानव की उत्पत्ति हुई, तो तब क्या हुआ कि इस आकाशीय स्थितियों को देखकर उसमें एक कुतूहल आ गया कि ये सब क्या है। हमने बहुत बार सुना होगा कि सूरज उगता है और समुद्र में चला जाता है, या अस्त होता है तो जाता है तो कहा जाता है, या दूसरे दिन अलग सा सूर्य आता है। तो आदि बहुत सारे जो भी आकाशीय जो स्थितियां है उनमें हमारा जो कुतूहल है वो उस वक्त भी था और आज भी है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अज्ञानपूर्ण कथाएं, तो जब जब ये बहुत सारी कथाओं में आप देखते होंगे, जब आकाश का ज्ञान नहीं था तो तब क्या होता था कि सूर्योदय के समय कुछ लोग डर जाते थे कि सूर्योदय हो रहा है, मतलब एक आग का गोला ऊपर आ रहा है, तो आग का गोला ऊपर आ रहा है, वैसे से प्रकाश बढ़ता जा रहा है। तो अभी का नहीं, जब अज्ञान था इन सब चीजों के बारे में, जो लोग थे वो अनभिज्ञ थे, तो तब क्या होता था, तब इससे लोग डरते थे। कुछ चंद्रकला भी, चंद्र अगर मान लीजिए क्षीण होता जा रहा है अमावस्या के दिन, जैसे आप सभी को पता है कि कृष्ण पक्ष के दिन या कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो कम होता जाता है, तो लोग उससे भी कुछ कुछ लोग डरते थे या कुछ लोग उनको डराते थे। आकाशीय आकृतियां को भी आप देखते हैं, या बचपन में हम देखते कि आकाश में बहुत सारी अलग अलग आकृतियां होती थी, तो हम उसका मजा भी लेते थे और कुछ लोग उससे डरते भी थे। तो ग्रहण ग्रहण के लिए एक प्रचलित कथा है। एक कोलंबस एक रहे थे, तो उन्होंने एक टापू पर ऐसा एक कहा था कि आपके यहाँ पर जो है सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए हैं, तो कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि दिन में भी रात हो जाएगी। तो ऐसा तब हुआ था, और सच में उस दिन ग्रहण हुआ था और वहां के उस टापू के सभी लोग डर चुके थे। और धूमकेतु आदि ऐसे बहुत सारी अलग अलग कथाएं हमें पुराणों में देखने को मिलती है। तो इसका इतना ही है कि मतलब वेद तब भी आकाश को देखकर लोग अलग अलग जो है वो सिद्धांत निर्माण कर रहे थे। तब ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में आप सभी को पता है, तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन ग्रह नक्षत्राणितानि अधिकृत्य रचितम शास्त्रम ज्योतिषम, तो ग्रह नक्षत्र आदि जो भी तारे या जो भी धूमकेतु आदि आपको आकाश में दिखाई देते हैं, उन सबका जो भी प्रभाव हमारे ऊपर या पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, इन ग्रह नक्षत्रों से जो फलादेश का हम अनुमान लगाते हैं या उनसे हम जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसका अनुमान लगाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र। तो वेद वेदांग त्रिस्कंद आदि ये सभी बातें आप सभी को पता है, वेद कितने हैं, वेदांग क्या है, और सिद्धांत संहिता हो रहा ये क्या है, ये सभी को पता है, इस कारण से इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। दृष्टि वेद, उसके बाद हम आते हैं दृष्टि वेद। वेद भी दो प्रकार के होते हैं। हम दृष्टि से भी वेद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम चंद्रमा को देख नहीं सकते, या ऐसा नहीं है हम शुक्र को नहीं देख सकते, शनि को नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं। लेकिन इन वेद यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस कारण इसके ऊपर हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले दृष्टि वेद, तो दृष्टि वेद क्या होता था, ये अस्थिर होता था। भले ही मैं एक जगह पर अगर बैठकर किसी को एक मतलब स्थिर दृष्टि से देख रहा हूं, लेकिन वो कुछ मिनट्स के लिए होगा, लेकिन उस मिनट्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद क्या होगा, वो जो वेद है वो अस्थिर होता जाएगा। तो अंतर्दृष्टि वेद, वेद में भी कुछ प्रकार होते हैं। तो अंतर्दृष्टि, तो अंतर्दृष्टि वेद, वेद दो प्रकार से हो सकता है। एक तो अंतर्दृष्टि, हम बहुत बार देखते हैं कि अपने अंदर झांको, ऐसा बहुत बार आता है कि वाक्य हम ऐसे यूज करते हैं। तो सब पुराने जमाने में हम देखते थे कि यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये जो आसनों के ये योग शास्त्र में आता है, तो उसमें क्या होता है, आपको अंतर्दृष्टि से आपको वेद करना होता है स्वयं का। लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो बहिर्दृष्टि वेद करना है, हमें बाहर से देखना है कि आकाशीय पिंड हमें अंदर नहीं, हमें बाहर ही दिखाई देंगे, तो उसका वेद करना ही दृष्टि वेद कहलाता है। जैसे हम देख रहे हैं सूर्य एक पूर्व से उग रहा है और पश्चिम में उसका अस्त हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक प्रकार का हम दृष्टि वेद सूरज के ऊपर कर रहे हैं, या चंद्रमा या ग्रह नक्षत्रों के ऊपर हम करते हैं, ये हो गया दृष्टि वेद।
लेकिन उसके बाद भी हमें पता चला कि हम ये दृष्टि जो है वो अस्थिर होती है, लेकिन हमें स्थिरता से वेद करना है। तो स्थिरता से जब वेद करना है तब जो है वो सटीकता ज्यादा आ जाती है। तो तब क्या होता है, तब जो होता है उसको हम कहते हैं यंत्र वेद। तो यंत्र के आधार से किया जाना बहिर्वेद है, उसको हम कहते हैं यंत्र वेद। स्पष्ट वेद की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वेद करने की क्या आवश्यकता है? अगर हम ऐसे कहेंगे कि आकाशीय वेद की क्या आवश्यकता है, तो भास्कराचार्य ने लिखा है, यात्रा विवाहोत्सव जातकादो खेटै स्फुटैरेव फलस्फुटत्वम्। तो ऐसा आता है कि जो भी हम ज्योतिष में फलादेश, आप सभी को पता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम बहुत सारे फलादेश या मार्गदर्शन करते हैं लोगों को। तो उसमें मार्गदर्शन करते समय जब तक सिद्धांत सैद्धांतिक दृष्टि से हम ग्रहों के एक्चुअल पोजीशन को नहीं जान लेते हैं, तब तक हमारा जो फलित है वो सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए उसकी सटीकता के ज्ञान हेतु हमें वेद करना बहुत ही आवश्यक होता है। वेद काल, वेद काल, आज आज जो विषय है वेद तथा वेद काल, ये विषय, तो वेद काल में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जब आकाशीय पिंडों का वेद करना होता है तो तब सबसे ज्यादा हम जो महत्व देते हैं काल को, तो वो कौन सा काल होता है? तो एक तो सूर्योदय काल होता है। तो सूर्योदय काल में सूरज जब आता है, जैसे आगे जाकर आपको पता चलेगा कि शंकु साधन है, पलभा साधन है, बहुत सारे एक अलग अलग पद्धतियां है। तो सूर्योदय के समय में वेद काल के बारे में बहुत ज्यादा विचार किया जाता है। और तथा मध्य रात्रि में, तो मध्य रात्रि में भी किस प्रकार से वेद ग्रह नक्षत्रों का वेद किस प्रकार से करना है वो मध्य रात्रि में हम कर सकते हैं। अब एक मतमतांतर आता है कि यूरोपियन कहते हैं कि भारतीयों को वेद ज्ञान नहीं था, यह ग्रीकों से लिया था। तो मैं यहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए नहीं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि कौन सा पहले आया था। बस कुछ पद्धतियां या कुछ ऐसे प्रचलन में आते हैं, जैसे मतमतांतर होते हैं, उन मतमतांतरों को ये लिखित है, ये मेरे बनाए हुए नहीं, ये लिखित है। तो इस प्रकार से कुछ प्रचलन में थे। तो अब ये क्या थे, इनको संदर्भ सहित मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। आगे देखिए, यहाँ पर एक आ रहा है कि वेद संदर्भ, यहाँ पर वेदों के संदर्भ क्या कहा मिलते हैं हमें? वेद, वेदांग, सूत्र, पुराण काल, इनके काल के बारे में अगर हम जानेंगे तो आपने बहुत दिन पहले मेरा एक लेक्चर हुआ था इसी सत्र इसी सर्टिफिकेट कोर्स में, तो तब मैंने कहा था कि श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः। तो ये एक संकल्प मैंने कहा था, आप मैंने पूजा में भी ये सुना है। तो अगर हम कहते हैं कि जब सृष्टि उत्पत्ति हुई है तब से अगर वेद आए हैं तो कितने लाख करोड़ साल गए हैं, लेकिन वेद काल, वेदांग काल, सूत्र काल, इनमें बहुत सारे मतमतांतर, जैसे शंकर बालकृष्ण दीक्षित, लोकमान्य टिळक, विंटर निट्सा, मैक्स मूलर आदि बहुत सारे लोगों के अलग अलग मतमतांतर है जिन्होंने बताए हैं। तो अगर ऐसा भी कहते हैं तो ये काल जिस काल के एविडेंस भी नहीं प्राप्त होते हैं उससे भी पहले का काल है। अब यहाँ पर एक सूत्र, एक मंत्र मिल रहा है ऋग्वेद में, ऋग्वेद संहिता में। इसके अर्थ के बारे में मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, बस एक जो संदर्भ है वो प्राप्त होता है। यद्देवा यतयो यथा भुवना न्यपिन्वत अत्रा समुद्र आगूढ़ हमा सूर्य मजभर भरतन। तो ये एक ऋग्वेद में मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में भी एक मंत्र मिलता है, और भी एक मंत्र यहाँ पर दे रहा हूं मैं। यजुर्वेद में भी एक मंत्र मिलता है जो यहाँ पर दिया है। छांदोग्योपनिषद, भीष्म पर्व, महाभारत में, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद आदि में भी मिलता है। जैसे इसमें अगर हम अनुमान लगाएंगे, जैसे अगर काल के लिए हम अनुमान लगाए, जिसमें मैंने कहा कि वेद में अगर ये मिल रहा है तो इस काल के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये कितने पहले से वेद होता आ रहा है। अगर वेदों में ये ऋचाएं प्राप्त होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पहले से वेद होता आ रहा है। अब इसमें लॉजिक भी लगाएंगे हम, इस संदर्भों को भी नहीं जोड़ेंगे। अगर यूरोपियन, ग्रीक, भारतीय, इन सबको भी अगर हम यहाँ पर नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ मानव की दृष्टि को अभी भी हम जानते हैं, तो अभी भी कुछ भी चीजें हमें अगर अलग से दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं, उसका आकलन या उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो तब भी मानव था तो तब भी ये हुआ ही होगा। हजारों करोड़ों साल में भी मानव का जो प्रवृत्ति है वो नहीं बदली है। तो यहाँ पर और भी एक जगह पर आता है, पैतामह चलकेतु पंचवर्षशतम प्रोष्य उदितः अथ उद्दालकः, ये बृहत् संहिता में आया हुआ है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि बताना यहाँ से ये है मुझे कि तब भी वेद के बारे में कितनी सटीकता और कितना तब नॉलेज था। जैसे काश्यप श्वेत केतु एक प्रकार का जो धूमकेतु है वो 1500 वर्ष बाद दिखाई देता है।
तो उन्हें कितना सूक्ष्म ज्ञान तब था कि 1500 सालों बाद, अब कोई तो ऐसा नहीं है कि अभी उन्होंने वेद करके रखा है और 1500 साल बाद वो देख रहे हैं कि ये वेद होता है या नहीं। उनकी स्थिति से उनका उनको वेद करते करते उनकी स्पीड क्या है, अगर हमारे सामने से कोई जा रहा है वो इतने स्पीड से 50 किलोमीटर कब तक पहुंचेगा ये हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर यहाँ से अगर कार कौन सी कार 50 किलोमीटर पर घंटे के पर आवर के स्पीड से अगर निकलती है तो उसे 500 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से जो है वो पूर्व काल में भी वेद हुआ था कि ये जो पर्टिकुलर धूमकेतु है उसकी स्पीड क्या है, या पर्टिकुलर जो ग्रह है उनकी स्पीड क्या है। तो आप सभी ने इनके बारे में तो बहुत बार सुना होगा यहाँ पर कि वारा का जो सिद्धांत आया था कि उनके जो कक्षा भ्रमण जो काल काल है उनके उनके बारे में इससे पहले हुआ था। और भी बहुत सारे जो संदर्भ है आपको ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। हाँ, अब ये जो है ध्रुव की संकल्पना, एक इसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में हम जानते हैं कि ये प्रत्यक्ष शास्त्र है। ये न कि हम अपने आप से बता देते हैं कि हाँ सूरज आज शायद मेष राशि में है, ऐसा नहीं बोलते हैं। प्रत्यक्ष सूरज आज आकाश में इस नक्षत्र में है या इस राशि में है, इस अंश कला विकला में है, ये हम एग्जैक्ट बताते हैं। तो वो क्या होता है, हम वही चीजें एग्जैक्ट बता सकते हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, आप यहाँ पर अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि शायद प्रणव सर हमें बता रहे हैं, ये अनुमान नहीं, ये प्रत्यक्ष है। तो ज्योतिष भी ऐसा ही होता है। तो अभी जो संकल्पना है, बहुत सारे पंचांगों को भी आपने देखा है या बहुत सारे सैद्धांतिक ग्रंथों को भी आपने देखा है, तो उससे भी उनसे भी हम ये जान पाते हैं कि कौन सा ग्रह आज कहाँ पर है। लेकिन कुछ सालों बाद या कुछ ये बात ऐसा हुआ कि एग्जैक्ट जो है वो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस, बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस आ रहा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो एक नई पद्धति आए, तो उस पद्धति को कहते हैं ध्रुव गणित ऐक्य। तो ये क्या होती है, तो एक तो गणित जो है वो बहुत प्राचीन काल से आया है। तो उसमें पंच सिद्धांत भी है ज्योतिष में, ब्रह्म ये सब ब्राह्म सौर वशिष्ठ लोमश पौलिश ये सब सिद्धांत है। तो ये तो थे, लेकिन दृष्टि वेद, तो दृष्टि से भी अब देखना प्रारंभ हो गया था कि नहीं, दृष्टि से भी हमें देखना है, और दृष्टि से गणित से भी देखेंगे, दृष्टि डालकर भी देखेंगे कि एग्जैक्ट अब दोनों का मिलन करके जो एक्चुअल स्थिति बता रहे हैं, इसको कहते हैं ध्रुव गणित ऐक्य। कोई प्रवचन दे रहा है या कोई भाषण दे रहा है और उसको जाकर सच में वो दे रहा है या नहीं दे रहा है उसको जाकर देखना, तब जो कंफर्म हम हो जाता है। तो उस प्रकार से ये सिद्धांत है, सिद्धांतिक दृष्टि से हम ग्रंथों से भी उसको निकालते हैं और दृष्टि से भी निकालते हैं। इस संकल्पना को कहते हैं ध्रुव गणित ऐक्य। ज्योतिष में ध्रुव गणितीय दृष्टि सवाई जयसिंह की ही देन है, ऐसा कहते हैं कि उनकी ही देन है। लेकिन मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि उनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा नहीं है कि उनकी ही देन है, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो हम आगे देखेंगे। ध्रुव गणित के साधन हेतु खगोल यंत्रों का प्रयोजन, तो ये सब यंत्र जो है इनसे हम काला माप करते हैं, या और भी बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं या उनका मापन करते हैं आकाशीय पिंडों का। तो ये सब क्या होता है कि उनका जो हेतु है, उनका प्रयोजन है, इन यंत्रों का यही प्रयोजन है। अब अनुपलब्ध वेदशालाएं, तो वेद के बारे में हमने देखा, लेकिन ये जो वेदशालाएं है, वेदशालाएं मतलब जहां पर बहुत सारे यंत्रों को रखा जाता है, उनका रख रखाव या उनकी सुरक्षा वहां पर उनको अर्पण की जाती है। तो इस प्रकार से जो भी वेद यंत्र जहां पर होते हैं तो उनको वेदशाला। अब स्टूडेंट्स किसी शाला में जाते हैं, तो शाला में क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो एकत्र आते हैं, तो उसको हम शाला कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी यंत्रों के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, तो उनके इतिहास में भी कहीं पर तो बहुत सारे यंत्रों को जहां पर रखा जाता था वो वेदशाला है। तो इतिहास में मिलती है इसे, जैसे प्राचीन सिद्धांत ग्रंथोक्त वेद यंत्रों संबंधित वेदशालाओं का अस्तित्व न मिलना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे 850, यहाँ पर मैं इस सेशन के बारे में बता रहा हूँ कि 850 के बाद से कुछ ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं या कुछ एविडेंस ऐसे प्राप्त होते हैं कि तब से वेदशाला प्रचलन में आई है। तो ऐसा नहीं, उससे पहले भी वेदशालाएं हुई होंगी, बस उनका एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन बहुत सारे ग्रंथ है, आगे जाकर मैं उनके बारे में बताऊंगा कि सिद्धांत ग्रंथ है पंच सिद्धांत का, उसके बाद में आर्यभटीयम, गणेश देवन्य का सिद्धांत श्रोमणी आदि बहुत सारे ग्रंथ है। तो जिनमें यंत्रों के बारे में, अगर यंत्रों के बारे में है अभी तक वो आया है, इसका मतलब क्या है, तभी भी यंत्रों की रचना था वेदशाला हुई होगी, लेकिन उनके एविडेंस नहीं मिलती, इस कारण से यहाँ पर ये। तो अभी आगे देखते हैं कि 850 से 929 खलीफाओं के शासनकाल में बगदाद और दमिश्क में वेदशालाओं का निर्माण हुआ था।
ऐसा देखने को मिलता है। 1258 में चंगेज खां के पोते हलाकू खान ने मरेगा बगदाद में वेदशाला का निर्माण इन्होंने किया था। प्रख्यात ज्योतिषी नसीरुद्दीन ने यहाँ पर अपना वेद कार्य जारी रखा था। वेदशाला का निर्माण कोई करते थे और उनमें वेदशाला जैसे यूनिवर्सिटी की स्थापना कोई और करता है या जो करता है वो भी पढ़ाता है, या ऐसा नहीं कि कोई बनाता है और कोई उसमें पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से निरीक्षण भी करने वाले अलग भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये निरीक्षण करने वाले अलग थे। परंतु 1273 ईस्वी सन में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद मरेगा की वेदशाला के कार्य का अंत हो गया। तो वहां पर क्या हुआ कि ये जो वेदशाला का अंत या वेदशाला लुप्त क्यों हो गई, या वो जो उनके अवशेष भी नहीं मिल रहे, तो ये क्यों होता है कि उनका ज्ञान बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा और वो उद्ध्वस्त कर दी गई। इस प्रकार से भी होता है। 1394 से 1449 में समरकंद में एक टीले पर उलूग बेग ने वेदशाला बनवाई। ये भी एक संदर्भ प्राप्त होता है कि इस काल में एक उलूग बेग के आचार्य ने क्या किया था, एक वेदशाला का निर्माण किया था। और उसके बाद में जो है उलूग बेग के बाद में वो जो है वो उनका अवशेष मात्र रह गए, बहुत सारी क्षति हो गई, वो भी लुप्त प्राय हो गई थी। लेकिन उनके जो एविडेंस थे या वो किस प्रकार से निर्माण हुए थे आदि जो भी बातें थे, तो समय राजा जयसिंह जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, या अभी भी आप देखते हैं जंत्र मंत्र बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो जो भी वेदशालाएं अभी है, तो वो इन्होंने जो किसी से प्रेरणा ली है या किसी के ग्रंथ से या किसी ने कार्य किया है उसको थोड़ा फॉलो करके उसमें कुछ अनुसंधान करके जिन्होंने वेदशालाएं बनवाई, ये जो समय राज जयसिंह हुए थे उन्होंने उलूग बेग जो है उनके वेदशाला या वेद यंत्रों से प्रेरणा ली थी या यंत्र बनवाए थे। अब सवाई राजा जयसिंह, जैसा कि मैंने कहा कि जो दुर्गणितैक्य जो संकल्पना है या दृष्टि जो है उससे हम जो वेद करते हैं आकाशीय पिंडों का, तो उसके जनक जिनको कहा जाता है या उनको हम कहते हैं आधुनिक वेद यंत्रों के जनक इनको हम कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार के सवाई राजा जयसिंह आधुनिक मतलब उस जमाने के लिए। और अभी भी जो है तो इनका कार्यकाल क्या रहा, बहुत ही संक्षिप्त में हम यहाँ पर उनका कार्यकाल देखेंगे। तो कार्यकाल जो है उनका 1686 ईस्वी सन से 1743 ईस्वी सन तक इनका जो कार्यकाल रहा है। 13 वर्ष की आयु में ही वे जो है आबेर राज्य की गद्दी पर इन्होंने मतलब उस गद्दी पर वो बैठे थे। ये एक अच्छे खगोलज्ञ भी थे, ज्योतिर्विद भी थे। ज्योतिर्पिंडों को जानने की जिज्ञासा इनमें बहुत ज्यादा थी। इन्होंने अपने पूरा आयुष्य जो है, पूरा जीवन जो है वो वेद पिंडों के वेद में बिता दिया था। और भी जयपुर नगरी निर्माण करना और भी बहुत सारे कृत्य उन्होंने उनके जीवन में किए थे। तत्काल में प्रचलित वेद ज्ञान समस्या का निरीक्षण उन्होंने इन वेद यंत्रों की जो निर्मित है वो क्यों की। उससे पहले वेद यंत्र थे वो नष्ट हो गए थे, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इन्होंने इसलिए ऐसा किया था, उन्होंने देखा क्योंकि जिस चीजें हमारी जिज्ञासा होती है उसमें अगर कहीं पर कुछ त्रुटियां होती है, तो जिसकी जिज्ञासा और जो उसमें नॉलेजेबल पर्सन होता है उसको वो पता चल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो अगर मेरा बोलने में कुछ गलतियां हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो वो जान पाएगा जिसको ऑलरेडी इनके बारे में पता है। तो कोई भी किसी को अगर एनालाइज करता है तो उस प्रकार से इनको ये पता चला कि उस समय में यूरोपियन, ग्रीक, मुगल, हिंदू, क्रिश्चियन और भी बहुत सारे संप्रदाय या बहुत सारे अलग अलग देशों में वेद कार्य चल रहे थे। लेकिन तब उन वेद से जो गणित निकालते थे या जो पोजीशन बताते थे ग्रहों की, तो उनमें क्या होता था, कुछ कलात्मक या कुछ अंशात्मक जो है वो डिफरेंस आता रहता था। तो मतलब पूरा एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो नहीं बता पा रहे थे कोई। तो इस प्रकार से उनको लगा कि ऐसा नहीं है कि एक बूंद पानी अगर वेस्ट हो गया तो बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी टूटेगा, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक अगर कला विकला भी अगर गलत होता जाता है गणित, तो आगे जाकर बहुत सालों में ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो इस कारण से उनको ये लगा कि ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। अगर आगे भी ऐसा ही चला तो जो है वो फलादेश में भी बहुत सारी त्रुटियां आएगी। इस कारण से उन्होंने इस समस्या के ऊपर अध्ययन किया। नूतन वेद यंत्रों को बनवाने का उद्देश्य यही था कि द्रुक तुल्यता की प्राप्ति की दृष्टि से भी वो दिखे और ग्रंथों से भी मिले। तो इस प्रकार से एक एंशियंट और आधुनिक इन दोनों का संगम होकर एक सटीक जो है पोजीशन लोगों के सामने रखना है और उसके बाद में फलादेश के आगे बढ़ना है। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने अब समस्या हो गई, उन्होंने उसका एनालाइज भी किया। उन्होंने उसके बाद में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने मुख्य रूप से पंडित जगन्नाथ सम्राट के मार्गदर्शन में तथा अन्य अनेक देशों तथा संप्रदायों के खगोलज्ञों के मार्गदर्शन में भारत देश के 5 सांस्कृतिक महानगरों में वेदशालाओं का निर्माण किया। तो ये
खुद ही स्वयं ही ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे और बहुत बड़े खगोलज्ञ थे, लेकिन तभी भी इन्होंने क्या किया कि पूरे भारत में जितने भी ज्योतिषी थे उस समय में या खगोलज्ञ थे, तो उनको आह्वान किया, और जो देश विदेश में भी लोग थे, विद्वान थे, उनको भी आह्वान करके मीटिंग करके उसके बाद में इन सबको मिलाकर एक जैसे प्रोजेक्ट हम करते हैं, तो उस प्रकार से इनका ये एक प्रोजेक्ट रहा। जो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, तो 5 जगहों पर, सांस्कृतिक महानगरों पर उन्होंने वेधशालाओं का निर्माण किया। तो वेधशालाओं का निर्माण किया उन्होंने, तो वो कहाँ कहाँ पर है, जैसे मैंने अनुपलब्ध वेधशालाओं के बारे में आपको बताया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपलब्ध वेधशालाएं कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है जीवाजी शासकीय वेधशाला है, जो उज्जैन में है। तो उनका पता भी मैंने यहाँ पर दिया है, और दूरध्वनि क्रमांक आदि यहाँ पर मैंने दिए हैं, तो वो बस आपकी जानकारी के यहाँ पर दिया है। स्थापना वर्ष जो है वो जीवाजी वेधशाला जो है 1734 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी, तो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। यहाँ पर जितने भी 5 आपको वेधशालाएं दिख रही है, उन सभी 5 वेधशालाओं को मैं हाल ही में, 1 महीना भी नहीं हुआ है, मैं विजिट देकर आया हूँ। और इनकी स्थिति के बारे में, इनके नामों के बारे में आप देखिए, जीवाजी शासकीय वेधशाला, ज्योतिष यंत्रालय या जंतर मंतर स्मारक, मान महल, ये जो नाम यहाँ पर मैंने दिए हैं उन वेधशालाओं के, ये आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिलते हैं। तो इनका एक्चुअल जो नाम है वो इस प्रकार से है, जीवाजी शासकीय वेधशाला और ज्योतिष यंत्रालय, जंतर मंतर, इन सभी को जंतर यंत्र के नाम से ही जानते हैं। अगर आप इंटरनेट पर डालेंगे जंतर मंतर उज्जैन जंतर मंतर, जयपुर जंतर मंतर, दिल्ली जंतर मंतर आदि, इस प्रकार से, तो इनके बारे में यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। जंतर मंतर जो मथुरा में है, उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, उसका पता यहाँ पर तो मैंने दिया है, लेकिन दूरध्वनि क्रमांक नहीं है, क्योंकि अभी वो नष्ट कर दी जा चुकी है। उसके बारे में अभी अवशेष भी नहीं मिलते हैं। आप कितना भी ढूंढिए, उनके अवशेष अभी भी आपको वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। कंस टीले के ऊपर, वहां पर मथुरा में है कंस टीला, कंस का जो किला है वहां पर, तो वहां पर भी कुछ भी नहीं मिलता है। तो जैसे ये जो इसकी निर्मित हुई थी 1738 से 1850 तक, कहा जाता है कि 1850 तक इसको उद्ध्वस्त कर दिया था। इसका नामो निशान भी अभी नहीं रहा है। सवाई राजा के सफलता पूर्वक, तो उन्होंने जो भी वहां पर कार्य किए थे, वेद किया था, वेद से उन्होंने देखा कि सटीकता से हमें पता चल रहा है कि ग्रह नक्षत्र की पोजीशन क्या है। उनसे जो भी हम साधन कर रहे थे, जो भी गणितीय प्रक्रिया या पंचांग की निर्मित कर रहे थे, तो सभी अभी सटीकता से बैठ रहे हैं। मतलब जो भी करेक्शन रहे थे वेद में थे, वो सभी अभी पूरे हो चुके हैं। ये जब यूरोपियन कंट्री में या अन्य देशों में पता चला, तो क्या हुआ, तो वहां पर भी इस प्रकार की वेधशाला या वेद यंत्र बनाना प्रारंभ हो गया। तो जीर्णोद्धार था, इसकी आवश्यकता, तो ठीक है, वेधशालाएं बनी है सभी चीजों के लिए। कुछ चीजें बनती है तो उनको रिनोवेशन टाइम टाइम पर करना पड़ता है, या नहीं तो वो चीजें खराब हो जाती है। तो इस कारण से ये क्या हुआ कि आगे जाकर ये जो वेधशालाएं है कि मिट्टी चूना आदि से बनी थी, तो इस कारण से क्या हुआ, उनको पता चला कि ये जो है वेधशाला, इनका रिनोवेशन करना पड़ेगा। तो आगे जाकर सवाई राजा जो माधोजी सिंह और सवाई राजा प्रताप सिंह जी होकर गए थे, तो उन्होंने इनके जो जीर्णोद्धार का कार्य इन्होंने किया था। अब कभी कभी प्रश्न ये आ सकता है कि जीर्णोद्धार चूना मिट्टी आदि से बने हैं, तो इनको अगर हम पीतल तांबे से अगर बनाते तो वो नहीं आते। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने वो भी ट्राई किए थे। जयपुर के वेधशाला में अगर आप जाएंगे, तो वहां पर आपको पीतल के छोटे छोटे यंत्र देखने को मिलेंगे। पीतल के जो यंत्र है या किसी भी धातु के यंत्र है, बहुत बड़े स्वरूप में हम उसको नहीं बना सकते हैं, लेकिन छोटे स्वरूप में उन्होंने बनाया था। लेकिन छोटे स्वरूप में बनाने से क्या होगा, ज्यादा धूप उनके ऊपर गिर रही थी, इस कारण से क्या होगा, उनके जो अंशांकन किए थे वो पूरे फैलने लगे थे। तो उससे क्या हुआ था, तो वो वेध करने योग्य नहीं रहे। तो इस प्रकार से ये जो है बहुत सारे संशोधन वहां पर चले। जिस प्रकार से आज रिसर्च चले थे, तो उसी प्रकार से उस समय में बहुत ज्यादा रिसर्च चले थे। उस समय तो ये जो प्रोजेक्ट था, देश विदेश के विद्वानों के बीच चला था। तो अभी नवीन वेधशालाएं, ठीक है, ये तो प्राचीन वेधशालाएं जो 1700 के जमाने में बनी थी। लेकिन अभी के जमाने में जो नूतन वेधशालाएं, जिनको आप कह सकते हैं, तो ये यहाँ पर है बराहमीर खगोलीय वेधशाला। एक डोंगला बोलकर एक गांव है, मध्य प्रदेश में आता है। तो वहां पर एक वेधशाला अभी बनी है, मतलब 2019 में शायद बनी है, क्योंकि 100% उसको बनना बाकी है। तो उसके बारे में आगे और भी चर्चा करूंगा। महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी वेधशाला, इन्होंने 4 जगहों पर वेधशाला बनाई थी। तो उन्होंने 19वीं शताब्दी में ही बनाई है। जो एग्जैक्ट समय के बारे में अभी भी ग्रंथों में देखा है, वो नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने इसी शताब्दी में इन 4 वेधशालाओं को बनाया, जो अभी भी आप उनको जाकर देख सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये वेधशालाएं वहां पर बनी है। तो जैसे ये जो 7वें नंबर की वेधशाला है, ये आपको गलता गेट जो जयपुर है वहां पर मिलेगी। ये जो दूसरी 8वीं वेधशाला आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। जो 9वां है वहां पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में आपको देखने को मिल जाएगा। और पंडित सुधाकर द्विवेदी वेधशाला जो गुरुकुल कालड़ी विश्वविद्यालय में है, वो आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगा। तो उपलब्ध प्रस्तर वेद यंत्र, अब वेद यंत्रों के बारे में हम जानेंगे कि कौन से वेद यंत्र आज भी हम उनको देख सकते हैं। तो ऐसे कौन से यंत्र है कि शंकु यंत्र है, जो आप भी ये जो भी बेसिस मैंने आपको बताए हैं, उन सब में ये सभी यंत्र तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये अभी भी अगर कोई देखना चाहेंगे तो अभी भी इन 5 जगहों में से या इन 10 जगहों में से कहीं पर भी आप जाएंगे तो इनके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा या प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो उपलब्ध वेद यंत्र है, जो भारत में उपलब्ध प्रस्तर वेद यंत्र है, वेद यंत्र हम 2 प्रकार के बोल सकते हैं। वेद यंत्र, प्रस्तर वेद यंत्र मतलब जो चूना, मिट्टी, सीमेंट आदि से बने हुए हैं, उनको प्रस्तर वेद यंत्र बोलते हैं। और दूरबीन, जैसे आप कहेंगे कि ये उपलब्ध प्रस्तर वेद यंत्र तो मैं यहाँ पर कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मैंने दूरबीन का नहीं दिखाया है। तो दूरबीन इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि दूरबीन प्रस्तर वेद यंत्रों में नहीं आती है, वो किसी धातु से या किसी प्लास्टिक से या किसी और अन्य चीजों से, लेकिन वो सीमेंट, चूना, मिट्टी आदि से वो नहीं बनी हुई होती है। इस कारण से वो प्रस्तर वेद यंत्रों में नहीं आती है। तो ये जो प्रस्तर वेद यंत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके नामों को कि शंकु यंत्र, सम्राट यंत्र, यंत्रराज, द्वादश राशि वलय यंत्र, कपाली यंत्र, क्रांति वृत्त यंत्र, षष्ठांश यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, दिगंश यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, पलभा यंत्र, मिश्र यंत्र और धी यंत्र, ये सब आपको वहां पर उन वेधशालाओं में देखने को मिलेंगे। इनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे आगे जाकर। अब यहाँ पर देखिए धूप घटिका यंत्र, तो ये धूप घटिका यंत्र इस लिस्ट में नहीं था, लेकिन इस लिस्ट में जो नाड़ी वलय यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जहां पर मैं एरो दिखा रहा हूं, तो यहाँ पर नाड़ी वलय यंत्र है। तो इस नाड़ी वलय यंत्र के ऊपर ये धूप घटी यंत्र होता है। तो ये आगे चित्र में भी स्पष्ट होगा। इसको धूप घटिका यंत्र या इसको पलभा यंत्र भी कहते हैं। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होता है या इससे हम समय ज्ञान किस प्रकार से कर सकते हैं, तो कुछ ही यंत्रों के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हर यंत्र के बारे में जानना है या उसके बारे में आपको सूक्ष्मता से जानना है, तो एक एक यंत्र के लिए कम से कम उनका साधारण परिचय कराने के लिए हमें 1 घंटा कम से कम लगेगा। तो हमें समय की कमी की वजह से हम यहाँ पर बस संक्षिप्त में इनके बारे में देखेंगे। नाड़ी वलय यंत्र के ऊपर जैसे मैंने कहा कि ये यंत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यंत्र जो है वो आप कहीं पर जाएंगे किसी वेधशाला में, जैसे जयपुर की वेधशाला में नाड़ी वलय यंत्र एक है, उसके ऊपर ये वहां पर दिखाई देता है। तो आप अगर वहां पर जाते हैं तो आपको वो उसके प्रत्यक्ष दर्शन आपको हो सकते हैं। तो दक्षिणोत्तर शंकु का मुख होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो ऐसा खड़ा है वो, तो वो कहाँ पर खड़ा है, तो दक्षिणोत्तर, क्योंकि पूरब और पश्चिम, पूरब से अगर वो आता है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं एक साइड पर छाया, उसकी छाया गिर रही है, और जब पश्चिम में सूरज चला जाता है तो किसी और उसकी छाया जा रही है। तो इस कारण से इसकी रचना इस प्रकार से होती है, जो उसका मुख होता है वो दक्षिणोत्तर मुख होता है, और बाकी ये जो आंकड़े हैं वो पूर्व पश्चिम की ओर होते हैं। दक्षिणोत्तर शंकु का मुख ये आपने देखा। प्रमाण समय, इससे हमें काल का कौन से काल का ज्ञान होता है, तो इससे आप देखिए जो काल के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। छाव के बारे में मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग, ऐसा नहीं है कि वेद यंत्रों से ही 100% लोग वेद करते थे। हाँ, वेद यंत्रों से आप सटीकता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वेद यंत्रों के बिना भी आप वेद करते थे। पुराने जमाने में देखिए जब घड़ी निकली भी थी, लेकिन तभी भी बहुत सारी जगहों पर आप देखिए घड़ी उपलब्ध नहीं थी। जैसे मेरा खुद का भी कहूंगा तो मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं, तो गुरुकुल में मैंने देखा था, तो वहां पर घड़ी पूरे स्कूल में इतना 10-15 एकड़ जमीन इसमें एक ही घड़ी थी। तो हर बार तो घड़ी के आगे नहीं जाते थे, लेकिन हम जहां पर भी बैठते थे वहां पर हम देखते थे। कभी भी स्कूल में सभी लोग गए हैं तो घंटी बजती है तो हमें उत्सुकता होती है कब घंटी बजती है और कब हम पढ़ाई बंद करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे मन में भी था। तो हम क्या करते थे कि बचपन में एक दीवार थी, तो जो सूरज था, सूरज की जो छाव थी, छाव और प्रकाश, जहां पर हम देखते थे तो 5 कब बजते हैं। तो उस प्रकार से हम भी एक प्रकार का वेद करते थे। आप में से बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग है, या बुजुर्ग भी नहीं, मैं भी अभी भी कहा ही हूँ, लेकिन तभी भी आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि जब घड़ी नहीं होती थी तब हम वेद करते थे। मतलब धूप से हम आज भी वेद करते हैं।
जब भी सूरज पूरा सिर के ऊपर आ जाता है, हम बोलते हैं कि दोपहर का समय हो चुका है, शायद 12 बजे, क्योंकि हमारी जो छाव है खुद की वो यहाँ वहां नहीं, पूरा बहुत ही छोटी हमारे ही नीचे होती है। तो इस कारण से भी हम एक प्रकार के वेदज्ञ हम भी रहते थे। तो इस प्रकार से प्रमाण समय के बारे में यहाँ पर बोल रहा हूँ कि प्रमाण समय, हर देश का एक प्रमाण समय होता है। प्रमाण समय के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं ये करना है कि जैसे हम देखते हैं कि आगे जाकर मैंने कहा कि जामनगर गुजरात 70 अंश जिसका रेखांश है और नागालैंड का 95 अंश रेखांश है, इसके ऊपर भारत देश है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा जो है ये तो डिग्री में दिखाई दे रहा है, 25 डिग्री यहाँ पर अंतर है। लेकिन ये जो है कि पूरे भारत में अगर हम देखेंगे तो 1 तास 40 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो 1 तास 40 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो नागपुर में ये समय हुआ है, औरंगाबाद में ये समय हुआ है, मध्य प्रदेश में ये समय हुआ है, दिल्ली में ये समय हुआ है, या कलकत्ता में ये समय हुआ है, ये नहीं होता है। हम क्या करते हैं, एक प्रमाण समय जान लेते हैं। इन पूरे इसमें 70 से लेकर 95 से इनके जो बीच का हम निकालते हैं, तो उसको क्या जो प्रमाण इसको कहते हैं कि 82 अंश और 30 कला, उसका हम एक मध्य मान निकाल लिए, या मध्य जो है वो अंश कला विकला हम निकाल लिए। तो वहां पर क्या हुआ, वहां से हमने क्या किया कि पूरे भारत में ये लागू हो जाएगा। सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हर देशों में, बहुत सारे देशों में अलग अलग टाइम जोन होते हैं, अलग अलग। आपने देखा है कि भारत का 5.5 जो है प्लस होता है। तो यही होता है कि ये प्रमाण वेल होता है। कि इसको मैं प्रमाण समय के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये जो धूप घटी यंत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस धूप घटी यंत्र से हमें ये पता चलता है कि कितने बजे है। लेकिन कितने बजे है ये हमें पता चलता है उस समय, सॉरी, उस जगह पर, उस पर्टिकुलर प्लेस पर कितने बजे है। जरूरी नहीं है कि अभी जो है 5:06 हुए हैं, कि दिल्ली में भी 5:06 हुए हैं, या औरंगाबाद में भी 5:06, या आसाम में 5:06। आप में से लोग कहेंगे नहीं ऐसा थोड़ी है, स्टैंडर्ड टाइम में वहां पर भी सेम वही है। तो वो बनाया हुआ है हमारे सहायता के लिए, या हमारे जो व्यवहार है वो अच्छे से चले, इस कारण से। लेकिन एक्चुअल जब हम देखेंगे धूप घटी यंत्र, अगर मान लीजिए नागपुर में कौन सा धूप घटी यंत्र है और आसाम में अगर कौन सा धूप घटी यंत्र है, तो यहां से अगर हम इस धूप घटी यंत्र से अगर समय देख रहे हैं, तो वो समय हमें नागपुर का ही मिलेगा, हमें स्टैंडर्ड टाइम नहीं मिलेगा, नहीं हमें किसी और जगह का स्टैंडर्ड, किसी और जगह का लोकल टाइम मिलेगा। तो ये जो धूप घटी है ये क्या करती है, उस लोकल टाइम को दर्शाती है। आपको वहां पर क्या करना पड़ता है, आपको कुछ संस्कार दिए हुए होते हैं वहां पर, जिसको हम कहते हैं रेखांतर संस्कार। तो औरंगाबाद से नागपुर, या नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से हैदराबाद, या हैदराबाद से ये, तो कितने मिनट का डिफरेंस वहां पर आता है। तो ये एक साधन होता है जो सिद्धांत ज्योतिष में आ जाता है। तो उन सब के बारे में हम बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, या शायद हो चुकी होंगी चर्चा। तो जितने अंश कला विकला इसे डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं, उतने प्लस करने हैं या माइनस करने हैं, इन सब का अलग अलग साधन होता है। कौन से शहर से कौन से शहर में टाइम जो है वो पहले जाएगा, या कौन से शहर में उस शहर के बाद में वहां पर टाइम होगा, कौन सी घड़ी 10 मिनट पहले। अब अगर मान लीजिए नागपुर में अभी 5:06 हुए, तो कहीं पर लोकल टाइम 5 ही बजा होगा। जैसे हम इसके अमेरिका का देखते हैं कि अभी जो टाइम है अमेरिका में भी सेम वही टाइम है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार से हमें कुछ साधन या कुछ ऐसे करना पड़ता है। धूप घड़ी यंत्र वहां पर भी आप अगर उसका निर्माण करते हैं, तो वहां पर भी आपको टाइम दिखाएगी, लेकिन वो वहां का टाइम होगा। इस धूप घड़ी यंत्र का जो है दिनमान और रात्रिमान भी जिस प्रकार से घटता है, ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं 12 घंटे का दिन है, तो ये जो धूप घड़ी यंत्र है तो वो 12 घंटे अच्छे से काम कर देगा, ऐसा नहीं है। दिनमान जो है वो बढ़ता भी है और दिनमान जो है वो घटता भी है। इस कारण से वहां पर दिनमान अगर घटता है तो सूरज का जल्दी आना, सूरज का जल्दी जाना, ऐसा भी होता है। तो तब जो है तब भी कुछ उसमें करेक्शंस होते हैं। उन करेक्शंस अगर आप उन वेधशालाओं में जाकर देखेंगे, तो वहां पर आपको एक चार्ट में दिए हुए होते हैं कौन से महीने में सायन जो हमारे महीने होते हैं, कि आपको सायन जो मेष संक्रमण, मकर संक्रमण आदि, इससे भी आपको दिखाई देते हैं। या जिनको मेष संक्रमण आदि बातें नहीं पता होती है, तो जनवरी में आपको कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है इस घड़ी में, तो ये सब वहां पर दिया हुआ होता है। तो उससे आपको पता चलता है। क्योंकि अभी अगर इस घड़ी में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 3 बजने को है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस घड़ी में जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्लाइड में, तो यहाँ पर 3 बज रहे हैं।
लेकिन सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि जून महीना चल रहा है, जुलाई महीना चल रहा है, या मार्च महीना चल रहा है, या दिसंबर महीना चल रहा है। उसके अनुसार वहां पर नीचे कुछ तालिका दी हुई होगी, आपको वहां पर संस्कार करना है और आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। ऐसा ही नहीं है ये सिर्फ बता नहीं रहा हूं, आप वहां अगर जाएंगे तो वहां पर भी आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। ये सटीकता से बैठते हैं। जयपुर में भी जाएंगे, वहां पर बहुत सारे मार्गदर्शक होते हैं, तो वो आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि वहां जो आगे जाकर मैं सम्राट यंत्र के बारे में बताऊंगा तो किस प्रकार से वो समय ये करती है। तो इस प्रकार से ये धूपबट्टी का यंत्र हमें देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं हम शंकु यंत्र। तो शंकु यंत्र के भी बारे में अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पर इसकी निर्माण पद्धति के बारे में, तो ये समतल भूमि में होता है। तो समतल भूमि किस प्रकार से देखनी है, ये सारे बातें वास्तुशास्त्र में आती है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। शंकु का इतिहास, शंकु जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। शंकु जो है प्राचीन काल से भी शंकु के बारे में जो संदर्भ है हमें वैदिक काल में वेदों में भी प्राप्त होते हैं। तो क्या प्राप्त होते हैं वो मैं अभी इस स्लाइड में तो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन प्राप्त होते हैं, उनका प्रमाण भी है। तो ये शंकु मतलब इतना प्राचीन काल से लेकर आज तक भी शंकु की जो उपयोगिता है वो बरकरार है। तो इस कारण से यहाँ पर शंकु यंत्र से भी हम काल के बारे में जानते हैं। तो कैसे, तो सूर्य का सायन राशि प्रवेश, तो हम इस शंकु की जो छाव है आप वहां पर देख रहे होंगे कि जो रेखा है, तो वो रेखाएं देखिए, बहुत सारी रेखाएं वहां पर दी हुई है। तो सिर्फ ऐसी रेखाएं नहीं है वो, तो ये जो छाव आप देख रहे हैं वो सुबह बहुत लंबी छाव होती है और ऐसे करते 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 वो छाव उसी लाइन से जाती है। तो ये जो छाव है बड़ी से छोटी छोटी होते हुए फिर पश्चिम दिशा में बड़ी हो रही है। तो वो जिस रेखा से भ्रमण करती है उस रेखा को क्या हम कहते हैं कि जो सूर्य है, सायन सूर्य, उसका कौन सा संक्रमण चल रहा है। आपको पंचांग देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि अभी कौन सा ये चल रहा है, कि कौन सा सौरमान से महीना चल रहा है, ये देखने की जरूरत नहीं है। या अभी जो सूर्य है वो कौन से अंश में चल रहा है, ये भी अगर इसको और भी सूक्ष्मता से देखेंगे तो ये भी पता चल सकता है। तो यहाँ पर कुछ नाम तो नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कर्क की, उसके बाद मेष, कर्क, तुला, मकर आदि जो है उनके जो है वहां पर रेखांकन किए हुए हैं। तो उस छाव से एक तो आप कलपा साधन और भी बहुत सारे, जैसे दिग्देशकान के बारे में भी एक बार माननीय पांडे सर ने आप सभी को बताए थे, तो वहां पर भी शंकु के बारे में आप इन सभी चीजों को देख सकते थे। तो यहाँ पर जैसे दिनमान का विचार भी हम कर सकते हैं कि अभी जो है, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो वहां पर देखिए जो आपको दिखाई दे रही है वो छाव, वो कर्क से आगे बढ़ चुकी है। तो कर्क से आगे बढ़ चुकी है तो यहाँ पर 6 या 7 ही है, तो इसका मतलब तुला राशि को वो दिखा रहा है। तो वहां पर अगर दिखा रहा है तो तुला राशि कब आएगी, तो कर्कायन जब प्रारंभ होता है, तो कर्कायन कब प्रारंभ होता है, जुलाई महीने में, और तुला आरंभ जब होता है तो वो सितंबर महीने में। तो इसका मतलब क्या है कि तब सितंबर महीना था। तो सिर्फ और सिर्फ इस यंत्र को देखकर ही मैं बता पा रहा हूँ। ये फोटो कब लिया है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन तभी भी बता पा रहा हूँ कि सितंबर महीने में लिया था। और सितंबर महीने में क्या रहता है, जो दिन होता है वो छोटा होता है, सबसे छोटा दिन होता है। तो इस प्रकार से ये हमें दिखाई, सॉरी सबसे छोटा नहीं दिन होता है, विषुवत दिन हम कहते हैं। सितंबर में विषुवत दिन होते हैं और दिसंबर महीना में सबसे छोटा दिन हो जाता है। तो वहां पर क्या है, जो दिनमान है वो एक समान हो जाते हैं विषुवत दिन। जैसे 23 सायन अगर हम देखेंगे सायन दृष्टि से, तो 23 सितंबर जो है वो दिनमान जो है वो समान होते हैं। और जो कर्कारंभ, तुलारंभ, मकरारंभ आदि से भी अलग अलग गणना है कि 23 सितंबर क्या होता है, 14 से 18 जो होता है निरयन, जो सूरज प्रवेश करता है, आदि बहुत सारी बातें होती है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है, जैसे मैं इस फोटो से आपको बता पा रहा हूँ कि सितंबर महीने का चित्र है, तो तब जो है दिनमान एक समान जैसा था, तो मतलब दिन और रात्रि तब एक समान जैसी थी। तो इस प्रकार से हम काल का अनुमान लगा सकते थे, या अभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद में एक यंत्र के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, समय की कमी की वजह से सम्राट यंत्र के बारे में बहुत संक्षिप्त में जानेंगे कि सम्राट यंत्र को अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो ये इतना बड़ा यंत्र है, इस यंत्र से बड़ा और कोई यंत्र नहीं है पूरे भारत में। तो जो प्रस्तर वेद यंत्रों के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा यंत्र नहीं है। इसमें भी लघु बृहत ऐसे यंत्र होते हैं। इसको ये बृहत यंत्र है जयपुर में, और जयपुर में ही उस वेदशाला में एक लघु भी यंत्र है, और अन्य जगहों पर भी लघु लघु यंत्र, लघु सम्राट यंत्र आपको देखने को मिलते हैं। इसकी त्रिज्या जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है, और उसके बाजू में आपको ऐसा अर्धचंद्र
वृत्ति एक आकार दिख रहा है तो वो उसकी त्रिज्या होती है, तो उसका भी एक साधन होता है, वो किस प्रकार से बननी है, कितनी बननी है, कैसी बननी है। ये जितना बड़ा होता है उतना ये सटीक समय बताता है और उतने सेकंड के बारे में बताता है। जितना बड़ा होगा उतना, ये जो जयपुर का यंत्र है वो इतना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इस कारण से वो 2 सेकंड तक हमें समय बता सकता है। तो इस प्रकार से वहां पर समय ज्ञान होता है। समय ज्ञान के लिए एएम पीएम आदि जो है, एएम मतलब सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, रात 12 बजे से यहाँ पर नहीं, 6 6 घंटे का ही यहाँ पर समय ज्ञान देगा, क्योंकि ये आपको सूर्य के अनुसार अगर आप देखेंगे तो, हाँ रात्रि में भी देख सकते हैं, रात्रि के लिए आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। तो इस कारण से सूर्य की छांव देखकर आप वहां पर समय बता सकते हैं। तो वहां पर सेम धूप घटी में मैंने कहा कि आपको कुछ संस्कार करने पड़ेंगे, तो वो लोकल टाइम होता है, उसको आपको स्टैंडर्ड टाइम में आप इसको ले सकते हैं। वहां जो देखा आपने, वहां पर सेकंड्स तक नहीं जा सकते थे आप, लेकिन यहाँ पर आप सेकंड्स तक भी जा पा रहे हैं। घंटे, उसके बाद में 15 मिनट्स, उसके बाद 5 5 मिनट्स, उसके बाद में पर मिनट्स के बारे में, उसके बाद में उसमें भी 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, इस प्रकार से वहां पर दिया हुआ होता है। मध्याह्न में छाया, यहाँ पर भी सेम वैसे है, जब छाया किसी भी त्रिज्या के ऊपर जो यहाँ पर चंद्राकार अर्धचंद्राकार आकृति है वहां पर कहीं पर भी नहीं गिरती है, तब हम जान पाएंगे वहां पर मध्याह्न समय हो चुका है। ध्रुव विचार, तो यहाँ पर ध्रुव के बारे में हम देखेंगे कि जो सीढ़ियां यहाँ पर आपको देख रही है, सीधा जाएंगे तो वहां पर नीचे आप आंख लगाएंगे तो आपको ध्रुव दिखाई देगा। तो वहां पर ध्रुव भी उसी इसमें क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जयपुर के जो भी अक्षांश होते हैं उन अक्षांशों के अनुसार ही उसका जो टेढ़ापन है वो उस अक्षांशों के ऊपर है। ऐसा नहीं कि वहां पर जैसा टेढ़ापन है सभी जगहों पर अगर वैसे टेढ़ापन उसको यंत्र को देंगे तो हमें दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। जहां पर हमें ये यंत्र निर्माण करना है उस जगह के जितने भी अक्षांश है उसके अनुसार ही उस यंत्र का जो झुकाव है या उस यंत्र का जो उन्नत भाग है वो उस प्रकार से होता है। ध्रुव ज्ञान ये हो गया। क्रांति ज्ञान, इससे हमें क्रांति ज्ञान भी होता है कि उत्तर क्रांति है या दक्षिण क्रांति है, ग्रह नक्षत्रों का क्या है, ये सभी बातें उससे हमें पता चलती है। वेद के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा समय है, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और भी थोड़े यंत्रों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि राशि वलय यंत्र, इन राशि वलय यंत्रों से आप 12 राशियों के बारे में देख सकते हैं कि कौन सी राशि कब उदित हो रही है। एक साधन होता है, उन साधनों के बारे में आप बहुत सारे ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो उन ग्रंथों में दिया होता है कि आप कौन से समय में, साल में कौन से दिन, कौन से समय, कौन से मिनट्स में आपको उस यंत्र के जो नीचे दिए हुए है वहां पर आपको आंख लगानी है, जिससे आपको पर्टिकुलर एक ग्रह, एक तारा या जिसका भी आपको साधन करना है, वेद करना है, तो वो वहां से अगर आपको दिख जाते तो वो क्लियर हो जाता है कि वो उस राशि में उस दिन है। ये वहां पर आज भी प्रूफ कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से ये यंत्र देखिए, 12 राशियों की यंत्र सेम डायरेक्शन में ऊपर या नीचे नहीं हुए हैं। हर किसी के जो है डिग्री कम ज्यादा वहां पर की हुई है। तो इस प्रकार से ये द्वादश राशि वलय ये यंत्र होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जयपुर को देखने को मिलेंगे। उसके बाद में नाड़ी वलय यंत्र, जैसा कि मैंने कहा कि धूप घटी यंत्र है, धूप घटिका जो यंत्र है वो आपको नाड़ी वलय यंत्र के ऊपर दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर देखिए, मैंने वहां पर एक एरो भी दिखाया है, ये धूप घटिका यंत्र आपको सेम वहां पर दिखाई दे रहा है। और ये जो बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये नाड़ी वलय यंत्र होता है। इससे भी आपको क्रांति के बारे में आपको पता चलता है। ये 6 महीना यहाँ ऐसे ऐसे भाग है इसके, 6 महीना ये भाग काम करेगा तो 6 महीना ये भाग करेगा। अब कौन सा भाग किस समय में कौन से इसमें काम करेगा, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, तो इसके बारे में भी ये 6 महीने काम करते हैं। उसके बाद में क्रांति वृत्त यंत्र भी आता है। तो क्रांति वृत्त यंत्र से आपको क्रांति के बारे में पता चलेगा। ये जो है एक प्रकार के चूंटे के जैसा है, चंचू यंत्र जैसा, तो इसको भी हम घुमा सकते हैं। मतलब जैसे जो वेद करने के लिए आते हैं सबको वो परमिशन नहीं होती है, तो उसको घुमा कर दशम भाव किस प्रकार से लाते हैं आदि बहुत सारे एक प्रकार के 4 भावों को ये दर्शाता है। तो इनमें भी अंशांकन खुदे हुए रहते हैं कि किस प्रकार से हमें आकाशीय पिंडों को साधन करना है और उनको हमें क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद में आता है भित्ति यंत्र। भित्ति यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, ये ऊपर है वो भी एक भित्ति यंत्र है और नीचे ये भी एक भित्ति यंत्र है। उनको ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसको एक ही शंकु है, उस शंकु से 180 डिग्री वहां पर दिए हुए, तो उससे हम वेध कर सकते हैं। और दूसरी जगह पर 2 प्रकार के शंकु है, 90 डिग्री 90 डिग्री, इस प्रकार से उससे भी हम बहुत सारे अलग अलग पिंडों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चक्र यंत्र ये भी एक प्रकार का यंत्र है, ये भी एक अक्षांश उस स्थान के जो भी है उसके अनुसार झुका हुआ है, एक डिजाइन के लिए वहां पर उसको झुकाया हुआ नहीं है। दिगंश यंत्र ये यंत्र होता है, इससे आपको बहुत सारे अलग अलग दिशाओं का ज्ञान होता है, मतलब सॉरी 4 दिशाओं का ज्ञान होता है, लेकिन सटीकता के लिए। जैसे आपको पता है कि अगर हम कहेंगे कि सूरज पूरब से उगता है या पूरब से सनराइज होता है, तो हम
हमें पता चलता है कि हमेशा 100% मतलब एग्जैक्ट पूर्व से ही सूर्योदय नहीं होता है। 23 डिग्री दक्षिण की ओर, 23 डिग्री उत्तर की ओर, इस प्रकार से ये जो है सूर्य जो है वो जाता रहता है। तो ये जो यंत्र है एग्जैक्ट पूर्व दिशा कौन सी है, एग्जैक्ट पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर या अन्य जो उपदिशाएं होती है उनका साधन करने के लिए इस यंत्र की निर्मित हुई थी, और ये यंत्र उस कारण से आज भी यूज में आता है। उसके बाद यंत्रराज। यंत्रराज ये यंत्र ऐसा है, आपको यहाँ पर इतना क्लियरली नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे वहां पर अगर आप जाएंगे तो ये सबसे बड़ा, इसको यंत्रराज इसलिए कहा है क्योंकि इसमें सभी जैसे कुछ ऐप्स है, आप देखते हैं कि उन ऐप्स में आप पृथ्वी के नीचे भी देखेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे, तो जिस डायरेक्शन में आप लेकर जाएंगे उस डायरेक्शन में आपको पता चलेगा कि कौन सा नक्षत्र उस डायरेक्शन में है। तो ये यंत्रराज भी वैसा ही है, आप उस यंत्र को घुमा सकते हैं या उससे जो वेद है उस वेद को एक नलिका वहां पर लगाते हैं, उस नलिका से आपको पता चल सकता है कि पर्टिकुलर कौन से समय में कौन सा नक्षत्र हमें जो दिख रहा है उस नलिका से, वो जो नक्षत्र है वो कौन सा है, वो इस यंत्र से पता चलता है। और इस यंत्र के साइड में भी एक फलक यंत्र है जिसमें ये लिखा जाता है कि इस डायरेक्शन में, इस अंश कला विकला में हमें ये नक्षत्र इस समय में दिखाई दिया था। तो ये इसलिए इसको यंत्रराज कहते हैं कि ये पूरे आकाश का एक प्रकार का मैप है। तो इससे पता चलता है हमें काल के बारे में तथा नक्षत्रों की पोजीशन के बारे में। उसके बाद में उपलब्ध प्रसर वेद यंत्रों संबंधित ग्रंथों तथा ग्रंथाचार्यों का परिचय मैं यहाँ पर करवाना चाहूंगा कि जिस किसी को लगता है कि नहीं इनके बारे में हमें जानना चाहिए, तो ये सब ग्रंथों की थोड़े ग्रंथों की, बहुत ज्यादा ग्रंथों की लिस्ट नहीं है, यहाँ पर इतने सारे आचार्य है, इनके कुछ ग्रंथ है। अनंत दैवज्ञ, मुनीश्वर कमलाकर, डॉक्टर मेघनाथ सहाय, प्रोफेसर एस चंद्रशेखर आदि बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग ग्रंथों की निर्मित की है। अनुपलब्ध वेद यंत्र, जो वेद यंत्र मैंने कहा कि जो सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत, आर्यभटीयम, लल्ल आदि, शिष्यति वृद्धितम, सिद्धांत शेखरम, ब्राह्मस्फुट सिद्धांत आदि ग्रंथों में हमें प्राप्त होते हैं। तो वो यंत्र अभी तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये यंत्र अभी भी ग्रंथों में हमें मिल सकते हैं। तो उन यंत्रों के नाम, जैसे शंकु यंत्र, मैंने कहा कि वेदों में भी शंकु यंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है, तो तब से लेकर आज भी शंकु यंत्र का उल्लेख आपको अनुपलब्ध में नहीं आएगा, ये लब्ध और दोनों में आ जाएगा। ये घटी यंत्र, धूप घटी गोल यंत्र, घटिका यंत्र, घटी यंत्र अभी आपको बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं देखने को मिलता है, थोड़े जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ यंत्र है जो ग्रंथों में दिखाई देते, लेकिन यहाँ अभी देखने को नहीं है। धूप घटी गोल यंत्र, घटिका यंत्र, स्वयं वह यंत्र, फलक यंत्र, यष्टि यंत्र, सर्वतो भद्र यंत्र, ध्रुव भ्रम यंत्र, प्रतोद यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, जो पुराने जमाने में कुछ उसकी पद्धति अलग थी, उस पद्धति के अनुसार बना हुआ यंत्र नहीं देखने को मिलता है। चक्र यंत्र, यष्टि यंत्र और भी अन्य यंत्र भी होते हैं जो अभी अनुपलब्ध है, अभी आपको देखने को वो नहीं मिलते हैं। अनुपलब्ध प्रस्तर वेद संबंधित जो भी ग्रंथ है, कुछ ग्रंथ जिन ग्रंथों में आपको ग्रंथों में ही सिर्फ उल्लेख मिलेगा, प्रत्यक्ष में नहीं, तो ऐसे ग्रंथ है सिद्धांत श्रोमणी, आप देख सकते हैं सिद्धांत सुंदरम, सूर्य सिद्धांत, आर्यभटीयम, शिष्यदेवृद्धम, सिद्धांत शेखर, ब्राह्मण सिद्धांत और परामीराचार्य, गणेश देवज्ञ, अनंत देवज्ञ आदि बहुत सारे आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं जिसमें वेद यंत्रों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्रसर वेद यंत्रों का सत्य स्थिति, तो अभी जैसे मेरा एक अनुभव रहा है कि इतना प्राचीन ज्ञान है या इनके बारे में आज भी हम देखते हैं, तो पंचांगों की निर्मित इन यंत्रों से की जाती है। आज भी वहां पर जाते हैं तो पंचांग आपको उस यंत्रशाला के आपको दिखाई देते हैं या वो पब्लिश भी करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो आज भी, अगर हम प्रश्न ऐसे करेंगे कि ये तो 1700 के जमाने में बने थे, तो अभी भी ये इनकी प्रासंगिकता है या सिर्फ और सिर्फ ये एक म्यूजियम में जैसे रखे हैं वैसे ही है क्या? ऐसा नहीं है। आज भी अगर उनके उपयोग से अगर पंचांगों की निर्मित हो रही है और उन पंचांगों के अनुसार हम हमारे जो धार्मिक कृत्य है या हमारा जो सैद्धांतिक विषयों को हम अगर कर रहे हैं और उनसे फरादिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनकी आज भी जो प्रासंगिकता है ये प्रूफ हो जाती है। तो जो मैंने भी वहां जाकर प्रयास किया कि वहां जाकर मैं खुद देखूंगा, प्रत्यक्ष देखूंगा कि सच में इनकी प्रासंगिकता है या नहीं है, क्या है। तो उनके बारे में थोड़ा आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा, 5 मिनट चर्चा करना चाहूंगा कि जीवाजी शासकीय वेधशाला जो उज्जैन में मैंने कहा था, तो वहां जाकर मैंने देखा कि वहां की जो यंत्र है सभी के सभी सक्षम है। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मुझे मेरा जो मोटिव है किसी को ब्लेम करना या किसी को ये करना, ये मेरा मोटिव नहीं है। बस मेरा ये कहना है कि ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज को हमारे ऋषि मुनियों ने या उन्होंने आज भी उसका जतन करके अगर रखा है, आज भी वो है, तो वो जो धरोहर है हमारी, उनका नॉलेज हमें आना चाहिए और आगे भी इनके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यह सब ध्यान में रखकर जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो बस मेरे मन में
एक उस बात का दुख हुआ कुछ बातों को देखकर, तो वही बातें मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मुझे ब्लेम करना या किसी को, ऐसा नहीं है। तो वेद सक्षम यहाँ के जो यंत्र है वो सभी के सभी वेद सक्षम है। मार्गदर्शक की वहां पर कमी मुझे दिखाई दी। वहां पर है अच्छे अच्छे विद्वान भी लोग, ऐसा नहीं है कि वहां पर विद्वान नहीं, बहुत सारे विद्वान भी लोग हैं, लेकिन वहां पर जो मार्गदर्शन, या शायद जिस दिन मैं गया था उस दिन जो मार्गदर्शन वहां पर दे रहे थे, तो थोड़ा इतना अच्छा नहीं था। या ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं रहता है, तो मार्गदर्शक भी है वो थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देते, तो इस प्रकार से। और वहां से पंचांग निर्मिति होती है। तो ऐसा लगा कि वहां पर अच्छे अच्छे मार्गदर्शक आने चाहिए, और मार्गदर्शक भी वहां पर बढ़ेंगे जब लोग वहां पर जाना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष यंत्रालय जो जंतर मंत्र जयपुर में देखा है मैंने, तो वहां पर सबसे अच्छी जो स्थिति वेद यंत्रों की आज भी दिखाई देती है वो जयपुर में दिखाई देती है। वहां पर जो है वेद यंत्र जो है वो सभी के सभी सक्षम स्थिति में है। आज भी वहां पर सभी यंत्रों से हम वेद अच्छे से कर सकते हैं। मार्गदर्शक दर्शकों की वहां पर प्रचुरता है, एक से बढ़कर एक मार्गदर्शक वहां पर है। इवन उनके चर्चा भी चलती है कि कौन से अक्षांश में कौन से देश आते हैं, कौन सी जगह आती है, कौन से रेखांश में क्या है, उनके वाद विवाद भी वहां पर चलते हैं, जैसे मेरे सामने हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, वो वाद विवाद मतलब वो एक पता चल रहा था कि उनका नॉलेज है वहां पर, और वो एक दूसरे को बता रहे थे। तो इस प्रकार से वहां पर मुझे देखने को मिला, और वहां पर भी पंचांग की निर्मिति होती है। जंतर मंत्र स्मारक जो दिल्ली का मैंने देखा है, वहां पर मुझे जो है वेद के लिए वो जो यंत्र है वो अक्षम दिखे, जिनसे वेद होना थोड़ा थोड़ा नहीं मुश्किल लगा। वहां के जो अधीक्षक है एक लवकुश सोनी बोलकर उनका नाम है, तो वो प्रयास कर रहे हैं। जितना भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इन सभी के जो अधीक्षक है वो प्रयास कर रहे हैं कि उन वेदशालाओं का जतन कैसे करें, उनका संरक्षण कैसे करें और संवर्धन कैसे करें। लेकिन तभी भी जो अभी की स्थिति है उनके बारे में बता रहा हूँ कि अभी के लिए तो अक्षम है, लेकिन उसका रिनोवेशन भी चल रहा था अभी जब मैं गया था। मार्गदर्शन वहां पर नहीं मिल रहे हैं, जो जिसकी मुझे कमी लगी, तो वो वहां पर होने चाहिए। और यंत्रों पर बहुत सारे लोगों का ये बहुत ही मतलब एक गंदी आदत होती है कि कोई भी धरोहर दिख जाता है तो वहां पर कुछ सिंबल्स लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर हमें दिखाई दिया, तो वो बहुत ही गलत लगता है कि वहां पर कुछ ना कुछ लिखाई देते हैं कि मैं यहाँ पर आया था, या मेरा ऐसी ऐसी स्टोरी है, ऐसे ऐसे वहां पर कुछ यंत्रों के ऊपर दिखाई दिए। तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका नॉलेज जैसे बढ़ेगा, अवेयरनेस जैसा बढ़ेगा, तो ये सब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जंतर मंत्र मथुरा जो मैंने कहा कि उनके अवशेष भी अभी नहीं मिल रहे हैं। वहां पर कुछ टुकड़े मिलते हैं कि किसी चीज के टुकड़े वहां पर किए, लेकिन मैंने बहुत देखने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी टुकड़ा मुझे ऐसा नहीं दिखा कि वो वेद यंत्र का ही होगा। मतलब इतने बारीक बारीक वहां पर हम जो अवशेष मुझे प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से जो मथुरा की वेदशाला है वो तो 100% पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। मानमहल जंतर मंत्र जो बनारस में बना हुआ है, वहां पर भी मार्गदर्शक नहीं है, लेकिन वेदशाला जो है वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है। अभी भी वहां पर वेद चलता है, और थोड़े कुछ यंत्र है जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो आगे जाकर शायद रिनोवेशन उनका होने से वो और भी अच्छे हो जाएंगे। वराहमिहिर खगोलीय वेदशाला जो डोंगला में मैंने देखा है, भी ये प्राइवेट वेदशाला है, तो उसमें वेदशाला अच्छी बनी हुई है। जो कंस्ट्रक्शन है वो 100% तो नहीं अच्छा बना है, लेकिन बन जाएगा। कोरोना की वजह से उन्होंने, जितना मुझे वहां पर इंफॉर्मेशन मिली, कि कोरोना की वजह से वहां पर आना जाना लोगों का नहीं हुआ, इस कारण से वहां पर पैसों की कमी की वजह से वहां पर ये हुआ। तो ये जो है वेद यंत्र फिर से अच्छे से बन जाएंगे, और वेद करने योग्य और काल को जानने योग्य ये वेद यंत्र फिर से बन जाएंगे। वराहमिहिर खगोलीय वेदशाला डोंगला, इसके बारे में बहुत ज्यादा दुख है। जैसे मथुरा की वेदशाला के बारे में दुख है, वैसे वराहमिहिर खगोलीय वेदशाला जो डोंगला जय सॉरी डोंगला नहीं, गलता गेट जो जयपुर में यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये वेदशाला जिसकी फोटोज भी है, लेकिन ये बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, लेकिन अब इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। तो वहां पर पेड़ आ गए या बहुत सारे वहां पर वो सब खराब हो चुका है, लेकिन अभी भी वेद यंत्र वहां पर है, लेकिन कोई भी उसको नहीं देखता। एक प्रकार का खंडर बन चुका है जो अच्छा रेडी है, लेकिन अभी भी खंडर जैसा हो चुका है। वराहमिहिर वेदशाला आदि ये सब बातें यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, और सामान्य विचार भी इनके बारे में कहूंगा। तो विद्वानों की कमी या सामान्य लोगों में इसकी रुचि की कमी आना, या धन की कमी होना, संरक्षणकर्ताओं में वेदाचार्य जो उनका नहीं रहना, तो ये सब जो है ये विषय था आज वेद तथा काल के बारे में। तो कहना इतना ही था कि वेद इतना प्राचीन काल से हम कर रहे हैं, या इनके जो यंत्र है इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च होने के बाद ये ज्ञान हमारे सामने रहा है। लेकिन उसके बाद में हम जो एक काल के बारे में, ठीक है घड़ी आ चुकी है, कंपास आ चुका है, ये सारी बातें आधुनिक आ चुकी है, लेकिन तभी भी प्राकृतिक जो भी पद्धतियां होती है उनको हमेशा अलग रखना चाहिए। और प्राकृतिक जो
पद्धति अवधियों को अलग रखना चाहिए। तो इस कारण से इनका संरक्षण का संवर्धन भी होना चाहिए और अलग प्रकार से हमें कालों के बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो इस कारण से आज का शायद मुझे लगता है कि ये विषय उसी कारण से था कि काला ये तस्मै नमः आदि जो भी बातें यहाँ पर बहुत दिनों से चल रही थी, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग बातें आपको देखने को मिली है कि काल इस प्रकार से भी, जो काल का मेजरमेंट है वो इस प्रकार से प्राचीन काल में या वैदिक काल से भी हुआ करता था। ये बातें मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो इतना ही कहकर मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।